नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। नूह में शोभा यात्रा पर हुए पथराव, फायरिंग, आगजनी और हमले के बाद हिंसा की आग की लपटों ने आसपास के एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। एक और सरकार और सिस्टम कार्रवाई में जुटे हैं। स्थिति पर निगाहें बनाए रखने के दावे लगातार किए जा रहे हैं, तो राजनीतिक वार पलटवार का दौर भी शिखर पर है। विरोधी दल नूह के हालात के लिए सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं। सरकार किसी बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा कर रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि नूह में आखिर क्या हुआ है। नूह की हिंसा के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है, इसका मास्टरमाइंड कौन है, चर्चा हम करने वाले हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गाड़ी तो पलटा रखी है और आ गया। नूह में शोभा यात्रा पर किए गए हमले की आग ने आसपास के बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। हालात को काबू करने के सिस्टम के दावे हैं, लेकिन स्थिति अभी सामान्य होती नजर नहीं आती। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। आसपास के कई जिलों की पुलिस कंपनियां बुलाई गई हैं। पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। एहतियातन धारा 144 लागू की गई है। इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं भी बंद कर दी गई है। नूह के अलावा गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, पलवल में भी एहतियातन पुलिस का पहरा है। उधर चंडीगढ़ में सीएम आवास पर सीएम की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक की गई। हालात को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि षड्यंत्र पूर्वक यात्रा को भंग किया गया, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। समाज की एक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी, उसका आयोजन किया जा रहा था और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया। बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं न कहीं हिस्सा लगता है। इस षड्यंत्र में नूह से बाहर के भी शामिल हुए हैं, उनको निश्चित रूप से पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक सब मिलाकर 44 के आसपास एफआईआर हुई हैं और 70 लोगों के खिलाफ अभी नामजद उनको किया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है। छानबीन के बाद जो भी दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक और सरकार के दावे हैं तो तमाम विरोधी दल सरकार को आड़े हाथ लेते नजर आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार और सिस्टम को हालात के लिए जिम्मेदार कहा। वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला ने मोनू मानेसर का नाम लेकर हरियाणा सरकार पर साजिश करने के आरोप लगाए। साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी हरियाणा सरकार की भूमिका को सवालों के घेरे में लिया है। वह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और अगर प्रदेश की सरकार समय पर कदम उठाती, वहाँ होमगार्ड के कर रखे थे, जबकि ऐसी खबरें चल रही थी कि शायद कोई ऐसा हो जाए, तो पूरी तरह से सतर्कता नहीं बरती गई और उसमें जो है ये घटी है। अब मेरा यही अपील है सबसे, सारे लोगों से कि भाई शांति कायम करें, सही कदम उठाते, प्रिवेंटिव स्टेप्स उठाते, पुलिस को पहले तैनात करते। खाली होमगार्ड के सिपाही वहाँ खड़े थे, ये तो अखबारों में पढ़ रहा हूँ मैं, जबकि ऐसी खबरें थी तो पूरी तरह से तैयारी करनी चाहिए थी, तो ये हादसा टल जाता। सरकार की साजिश है ये, जो आज कह रहे हैं ना कि पुलिस को पता नहीं। उस मोनू जो एक लड़का है जो वहाँ पे गौ तस्करी के नाम के ऊपर, गौ रक्षक के नाम के ऊपर वसूली करता है, बाकी पुलिस को पूरी जानकारी है। उसको सरकार का प्रोटेक्शन है। उसने 2 लड़कों को पीछे जिंदा जला करके मारा था भिवानी के जंगलों में जाकर। क्या उसके खिलाफ एफआईआर हुई। उसने वीडियो जारी करा कि मैं आ रहा हूँ और बहुत इस तरह के शब्द बोले उसने कि भी मैं आऊँगा यहाँ पर और देखता हूँ कौन मेरा क्या बिगाड़ेगा, तुम्हारा दामाद मुझ पर क्या। आप किसी को इस तरह की गाली दोगे, किसी एक को तो दे सकते हो, पूरी कौम को नहीं दे सकते। अगर पूरी कौम को इस तरह की गाली दोगे तो लोगों को उकसाने की बात है। जब इस तरह का वीडियो सामने आ गया था, चीफ मिनिस्टर सो रहा था, सरकार सो रही थी, उसी वक्त सतर्क होना चाहिए था कि कल यात्रा निकलेगी और उस यात्रा को लेकर के इस मोनू ने कहा कि मैं उस यात्रा में आऊँगा तो 100% विवाद होगा, कोई नहीं रुकेगा। क्योंकि हरियाणा के अंदर इस तरह का घटना कोई इतिहास नहीं रहा है।
मैं ऐसे समय में सभी प्रदेशवासियों से हाथ जोड़ के ये अपील करना चाहता हूँ कि सभी प्रदेशवासी आपसी भाईचारे को, आपस में अमन चैन शांति सद्भाव को कायम रखें। सरकार से भी मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार सतर्कता दिखाते हुए जहां भी बलों, पुलिस प्रशासन और बल को तैनात करने की आवश्यकता हो वहां पे तैनात किए जाएं। कहीं ना कहीं सतर्कता कल भी दिखाई जाती और पुलिस प्रशासन की तैनाती होती तो ये घटना टल सकती थी। कि ये मुश्किल वक्त है और ऐसे वक्त में एक दूसरे के ऊपर भरोसा करके, एक दूसरे का विश्वास जीत करके तुरंत शांति बहाली की कोशिश करनी चाहिए। मुझे ये भी जानकारी मिली है कि दोनों समुदाय के लोग, वहाँ के इलाके के मौजूद लोग आपस में बैठ के हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन को इसमें भी सहयोग करना चाहिए और प्रशासन को जो उनसे चूक हुई है, मैं तो इसको चूक इसलिए कहता हूँ क्योंकि इंटेलिजेंस की इनपुट पहले से था कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो प्रशासन को बहुत सख्ती बरतनी चाहिए थी, बहुत एहतियात बरतनी चाहिए थी। जाहिर है नूह में हालात चिंताजनक हैं। हालात आसपास के जिलों में भी तनाव भरे हैं। पलवल में दुकान में आग लगा दी गई। गुरुग्राम में देर रात एक धार्मिक स्थल को आग के हवाले कर दिया गया। कई जगहों पर दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी की तस्वीरें भी सामने आई। ऐसे में सरकार और सिस्टम के दावों और विरोधी दलों के आरोपों के बीच मूल प्रश्न ये कि नूह की हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या वाकई किसी बड़े षड्यंत्र को अंजाम दिया गया? कब तक तस्वीर साफ होगी और कब तक दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा? न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो सवाल आज के आपके टीवी स्क्रीन पर, अचानक कैसे जल उठा हरियाणा और हरियाणा में किसने जहर बोया है? नूह के हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या ये षड्यंत्र था, साजिश थी? अगर हाँ तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो कौन है नूह हिंसा का मास्टरमाइंड? सवाल ये थी। चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं फटाफट। आज के सवाल जो हैं वो आपने देखे और आज जो हालात हैं वो हमने आपको दिखाए हैं। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, चर्चा का रुख करते हैं। तो हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता वंदना पोपली जी हमारे साथ चर्चा में हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रविंदर सिंह ढुल जी जुड़ गए हैं। इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेहड़ू जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी सुखबीर तंवर जी, वीएचपी जिला अध्यक्ष अजित सिंह जी हमारे साथ के, मेहताब उस्मानी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। पोपली जी, पहला सवाल आपसे रहेगा। विरोधी दल जिस तरह से कल की घटना के बाद या आज जो कुछ हुआ है उसके बाद सरकार और सिस्टम को इसके लिए जिम्मेदार मान रहे हैं कि सरकार की नाकामी है नूह में जो भी हुआ। ज्योति, आपका आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए, कल जो घटना हुई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी। मैं ये मानती हूँ कि जिस प्रकार से एक शोभा यात्रा निकाली गई और जलाभिषेक करने के लिए वो शिव मंदिर की तरफ जा रहे थे, मैंने उस मंदिर को भी देखा है, मैं वहाँ पर गई हुई हूँ। वो मंदिर पहाड़ियों से घिरा हुआ है और उसके आसपास ज्यादा घर वगैरह नहीं बने हुए, खेत ज्यादा है। और जब यात्रा वहाँ पर जा रही थी उस पर अटैक करना, और जिस प्रकार से अटैक हुआ, पत्थरों के द्वारा हुआ, पहाड़ों से पत्थर फेंके गए, पेट्रोल बम फेंके गए, गोलियां चलाई गई, ये जरूर किसी न किसी साजिश का हिस्सा था। ये मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं और गृह मंत्री जी भी कह चुके हैं। और किस प्रकार से एक प्लान था, एक इस तरह की बात भी सामने आई कि बहुत बड़े लेवल पे जो लोग हैं उनको मारने का एक प्लान था। तो ये एक सुनियोजित षड्यंत्र था जिसमें कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं लेखुना उनका रह गया, जो इस वजह से ये सब घटना हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जो आप यहाँ पर कह रहे हैं कि सारा का सारा आरोप जो है सरकार पे डाला जा रहा है, मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने सभी के बयान यहाँ पर सुनाए। मैंने हुड्डा जी का भी सुना, आम आदमी पार्टी के दीपेंद्र हुड्डा, सबका मैंने यहाँ पर बयान सुना, लेकिन किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। सबने कहा कि बुरा हुआ, लेकिन किसने बुरा किया उसके लिए किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या कारण था कि इतने सालों से जब एक साथ रह रहे हैं, जो दिखने में हम सबको दिखता है कि सब एक साथ रह रहे हैं,
तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि शोभा यात्रा पर इस प्रकार से अटैक किया गया और पूरे प्लान के साथ लोगों को मारने की वहां पर बात थी, और किस प्रकार से मंदिर में लोग छुपे रहे और कैसे पुलिस ने आकर उनको बचाया, और कितने सारे जो लोग हैं वहां पर घायल हुए, 5 लोग वहां पर मारे भी गए। लेकिन एक भी प्रश्न जो है वो विपक्ष की तरफ से नहीं है। आज ये समय राजनीति करने का नहीं है। आज ये समय कि भाईचारा बनाए रहे, शांति बनी रहे, उसके लिए अपील करने का समय है। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने तुरंत ढूंढ लिया कि नहीं जी, ये तो फेलियर सरकार का है। वो बात अलग है कि एक समय था जब पूरे भारत में आतंक की घटनाएं हम सब देखते थे, किस प्रकार से कहा जाता था कि जो बस है उसके नीचे बम हो सकता है, इधर मत जाइए, यहाँ पर बम हो सकता है। ये सब चीजें हमने देखी हैं, किस प्रकार से ये सब चीजें होती थी 2014 से पहले। और आतंक पे हमने कंट्रोल करा, हमने बाहर के देश में जो पाकिस्तान है उस पर हमने कंट्रोल किया, चाइना पे हमने कंट्रोल किया, लेकिन देश में छुपे हुए जो कुछ ऐसे हमारे लोग हैं जो चलिए, आपका पहला उत्तर मैंने विस्तार से सुना। पाए। पोपली जी, जब आपने कहा कि बहुत बड़े स्तर पर लोगों को टारगेट किए जाने की प्लानिंग थी, तो क्या कर रहा था सिस्टम? सीआईडी क्या कर रही थी? सरकार को कोई इनपुट नहीं थी? मुझे लगता है ज्योति, यहाँ पर बैठकर आप स्टूडियो में बैठे हैं, मैं घर बैठी हूँ, इस बात को डिस्कस करने के बजाय शायद आप नू की डेमोग्राफी देख ले तो बहुत सारी चीजें आपको समझ आ जाएगी। वहां पर कितने लोग कैसे इमीडिएटली कैसे पहुंच सकते थे, उसकी जानकारी किस प्रकार से कितने लोगों तक पहुंची, प्रशासन तक कितनी पहुंची या नहीं पहुंची, वो भी एक विषय है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगी, अगर अधिकारियों को ये जानकारी थी और उन्होंने समुचित प्रबंध नहीं किए तो उनको भी नहीं बख्शेंगे, और दंगाइयों को तो बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। तो आरोप लगाना आसान है, लेकिन नूह की जो डेमोग्राफी है, अगर आप कभी गई हो मेवात में, बिल्कुल आपके पास में है, गुड़गांव के पास में, तो आपको समझ आएगा कि वहाँ की डेमोग्राफी किस प्रकार से है। और कुछ भी हो, हरियाणा का हिस्सा है मैडम, हरियाणा का हिस्सा है, जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की भी है, सिस्टम की भी है। डेमोग्राफी कैसी है, नहीं है, तनाव की स्थिति थी, इसकी इनपुट भी थी। अब चलिए, अच्छी बात है आप ये मान रही है कि प्रशासन की खामी तो रही है कि इनपुट नहीं थी या पहले से जानकारी नहीं थी, तो अब विपक्ष तो ये सवाल करेगा ना। अगर राजनीति करने का मौका मिल गया, आरोप लगाने का मौका मिला के विरोधी दल करेंगे, कर भी रहे हैं। ज्योति आपकी बात सही है। मैं आज यहाँ पर बैठकर आपको ये नहीं कह रही कि किसकी साजिश थी, मैं नाम नहीं ले रही, मुझे भी इनपुट्स है, हमें भी मालूम है कि कौन कौन इन्वॉल्व थे, लेकिन ये समय नहीं है, ये समय राजनीति करने का नहीं है। हो सकता है आगे जो लोग राजनीति कर रहे हैं कल उनको शायद मुंह छुपाना पड़ जाए, ये भी हो सकता है ना, होने को तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज समय क्या है? समय ये है कि समय भाईचारा बने रहे, शांति बनी रहे, उसकी तरफ हमें देखना पड़ेगा। और हमारा पूरा फोकस इस समय है कि नूह के अलावा बाकी जो जिले हैं, बाकी एरिया हैं, वहाँ पे इस तरह की कोई घटना नहीं हो, उस पर हमारा पूरा ध्यान है। लेकिन विपक्ष को सिर्फ राजनीति करनी है, उन्होंने एक बार भी अपील नहीं की कि जो दंगाई हैं वो कौन लोग हैं, उनको छोड़ना नहीं। सरकार को एक बार भी कहते हैं ना कि उनको छोड़ना नहीं, बख्शना नहीं, क्यों नहीं कहते? उसका कारण आप समझती होंगी, वो क्यों नहीं कहते कि इन दंगाइयों को छोड़ना मत, वो क्या कहते हैं कि सरकार की गलती है जी, सरकार ने ऐसा कर दिया। तो अरे पीछे कौन था, सामने तो आएगा ही और जल्दी आएगा। लेकिन ये मैं मानती हूँ कि जिन लोगों के घर चिराग बुझ गए उन पर क्या बीती होगी उसको हम भी समझ रहे हैं। इसलिए मैं बहुत संवेदनशीलता से कह रही हूँ कि हमें इस समय पूरा फोकस हमारा है कि हम किस प्रकार से शांति को बनाए रखें। और फिर से एक आखिरी बात ये जरूर कहना चाहूंगी कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने इसकी प्लानिंग करी, जिन्होंने पेट्रोल बम फेंके, जिन्होंने पत्थर फेंके, जिन्होंने गोलियां चलाई, और उनके पीछे जिसका हाथ था, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है ढोल साहब, क्या दंगाइयों का बचाव कर रहे हैं आप लोग? पोपली जी कह रही है एक बार भी नहीं कहा गया, सरकार जो कह रही है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कांग्रेस पार्टी या दूसरे विरोधी दल एक बार भी नहीं कह रहे कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। देखो ज्योति, जहाँ तक बात दंगाई है, मोनू मनेसर जैसे जो लोग गुड़गांव में चैलेंज देते हैं कि हमारे हैं, भड़काने का काम करते हैं, उसके बाद में मौके से भाग जाते हैं, उन दंगाइयों समेत हर एक ऐसे दंगाई को पकड़ना चाहिए जिसने वहाँ पर हिंसा फैलाने का प्रयास किया। उन लोगों को भी पकड़ना चाहिए जो भोली भाली औरतों को जो है उस प्रोसेशन के अंदर जो है हमारी यात्रा थी, यात्रा के अंदर जो है बहका करके ले गए थे। उन लोगों को भी नहीं बख्शना चाहिए जिन्होंने किसी भी प्रकार का वायलेंस किसी भी लेवल पर इंस्टिगेट किया है, भले वो किसी भी लेवल पे कहीं के किसी का रहने वाला हो और किसी उसका राजनीतिक पार्टी या दल का हिस्सा हो। लेकिन मैं एक चीज में बता देता हूँ ज्योति, अपील की जाती है जनता से, विपक्ष ने अपील की है जनता से
किस चीज की कि भी जनता जो है शांति को बनाए रखे, क्योंकि सरकार पूरी तरह से फेल है और सरकार से अपील नहीं की जाती, सरकार को चैलेंज दिया जाता है, सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता है। जो कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की ड्यूटी है। कोई सरकार एहसान नहीं कर रही है जनता के ऊपर या विपक्ष के ऊपर कि भी हम कानून व्यवस्था तो बनाएंगे, विपक्ष आकर के हमसे अपील तो करे। अरे सरकार के अंदर तो अगर मोरालिटी जरा भी होती तो सरकार तो अभी तक जो है इस्तीफा दे करके इनको तो छोड़ देनी चाहिए थी गद्दी। जिस प्रकार का इन्होंने हाल बना दिया, जिस प्रकार से टारगेटेड वायलेंस जो है इंस्टिगेट किया गया है, लगातार जो है कुछ ग्रुप वहां पर जो है कुछ ग्रुप्स को, कुछ लोगों को जो है लगातार टारगेट करते रहे, देखेंगे तुमको, तुम्हारे अंदर आएंगे, आकर के गला काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हर एक व्यक्ति भले किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, जिसने किसी भी लेवल पे पिछले 5 या 6 महीने में इंस्टिगेट करने का काम किया है, हर एक वह व्यक्ति जो सरकार के अंदर शामिल है, जिन्होंने इन दंगाइयों को लगातार 5 से 6 महीने से प्रोटेक्ट करने का काम किया है, मैं कहता हूं सबको जेल में डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह बताइए कि दो हत्याओं का आरोपी जो है, एक गुंडा जो वहां पर जो है मांस के निर्यात का कार्य करता है, वो गुंडा जो कि जिसको सरकार लगातार प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है, उस गुंडे को पकड़ने के लिए सरकार ने क्या किया था, जब उस गुंडे ने कल फेसबुक से परसों जो है बाकायदा फेसबुक लाइव करके चैलेंज दिया था, आपकी एजेंसियां कहां सो रही थी, आपकी एजेंसियां तब कहां सो रही थी जब नूह के डीसी सारी रात लगातार आसपास के प्रशासन के डीसी से लगातार जो है आपके उनको सहायता मांगने का काम करते रहे, सरकार से सहायता मांगने का काम करते रहे और सरकार वहां पर सहायता नहीं पहुंचा सकी। कहां सो रही थी? सरकार से अपील नहीं की जाती, सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता है और विपक्ष बाकायदा कटघरे में खड़ा कर रहा है कि सरकार के द्वारा जानबूझ करके इंस्टिगेटेड वायलेंस है, इस प्रदेश की कम्युनल हार्मोनी को जो है खराब करने का, ताकि सरकार जो है ये भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर जो है एक तो देखिए आप पिछले 5 से 6 महीने की बात कर रहे हैं, आप एक डबल मर्डर का जिक्र कर रहे हैं, साथ ही आप एक वीडियो का भी जिक्र कर रहे हैं कि उकसाया गया। तो क्या ये तमाम बातें जो कल नूह में हुआ उसको जस्टिफाई कर रही हैं कि ठीक हुआ, या फिर वीडियो जो डाला गया उसके बाद ये होना ही चाहिए था? कांग्रेस पार्टी ये सोचती है अगर किसी ने उकसाया भी, अगर किसी ने गलत भी कुछ कहा तो उसके लिए प्रशासन है ना। एक बार भी आप गलत नहीं बता रहे इसे नूह में जो भी हुआ। आप सिस्टम पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, आप सरकार पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, आप जिसने वीडियो डाला उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी नूह में जो हुआ उसको गलत नहीं बता रही है। चलाने का काम करे, नूह में जो हुआ उसको आप गलत नहीं बता रहे हैं, चलाने का काम करे। मैंने कहा हर एक उस व्यक्ति को जेल के अंदर डालिए, मैंने कहा हर एक उस व्यक्ति को जेल में डालने का काम करे जिसने इस कम्युनल हार्मोनी को खत्म करने का, खराब करने का प्रयास किया है, भला वो किसी भी धर्म से हो। और मैं निंदा करता हूं, बिल्कुल घोर निंदा करता हूं, तभी तो उनको जेल में जाने की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं इन सरकारी एजेंटों को कौन पकड़ेगा जिनको सरकार प्रोटेक्ट करके लगातार जो है वोट की फसल बटोरने का काम कर रही है। ठीक है पोखली जी, बिल्कुल एक वाक्य के अंदर आप काउंटर कीजिएगा, उसके बाद दूसरे मेहमानों को जोड़ेंगे। आप लोग बचाव कर रहे हैं, मोनू मानेसर की ओर इशारा कर रहे हैं रविंद्र ढुल जी। देखिए, जहाँ तक मोनू मानेसर की बात है तो मुझे लगता है आज एसपी का फिर से बयान आया कि उसका नाम जो है वो एफआईआर में नहीं था। ठीक है, ये राजस्थान की पुलिस ने भी निकाल दिया था एफआईआर में नाम, लेकिन जिस आप वीडियो की बात करें कि मोनू मानेसर नूह में आने वाला था, तो ये प्रशासन की मुस्तैदी थी कि वो नहीं आया, लेकिन आप उसको फिर भी जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो आ रहा था इसलिए सब होना जरूरी था। मतलब आरोपी अगर कोई हो तो अगर वो कहीं पर जाए तो उस पर अटैक कर देना चाहिए। तो राहुल गांधी तो पूरे यात्रा करके आए, तो वो आरोपी नहीं थे क्या? तो उन पर अटैक नहीं करना चाहिए था आपके हिसाब से? मुझे लगता है कि आप जो बोल रहे हैं आपके मुंह से शब्द निकलवाए जा रहे हैं। अभी ज्योति आपसे पूछ रही है बार बार कि वन्ना जी पूछ रही हैं कि आपने दंगाइयों के लिए कहा कुछ, तब आप बोल रहे हैं आपका बयान नहीं चाहिए। आपके नेताओं ने क्या बयान दिए है उसका ध्यान रखिएगा कि आपके नेता किस पक्ष में खड़े हैं, और आपके कुछ नेताओं पे क्वेश्चन मार्क भी है। किस प्रकार विधानसभा में जाकर किस प्रकार से धमकी दी जाती है, किस तरह से बोला जाता है। मामन खान पूछ रहे थे ना, मामन खान की बात हम आगे करेंगे, मामन खान की बात करेंगे हम आगे। आज हथियार कहाँ से आ गए? आज हथियार किसने दिए? कौन था इसके पीछे? किसने ये सब षड्यंत्र करा? इसका जवाब कहीं शायद आपको ना देना पड़ जाए, उसका भी ध्यान रखिएगा। चलिए इस पर भी हम आएंगे अभी, बाकी ठीक है, बाकी पैनलिस्ट को चर्चा में जोड़ लें। वंदना जी, अजीत सिंह जी।
मोनू मानेसर ने जो वीडियो पोस्ट किया, जो वीडियो बहुत वायरल हुआ, अब आरोप ये लग रहे हैं कि वहीं से तनाव फैलाने की, माहौल खराब करने की कोशिश हो गई थी। विरोधी दल तो ये मान रहे हैं कि उसी का ही परिणाम है जो भी नूह में हुआ। ज्योति जी, मैं जितने भी राजनीतिक दल के हमारे साथी जुड़े हुए हैं, बड़ी शर्म की बात है कि मोनू मानेसर को कोई गुंडा बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई मीट का निर्यातक बता रहा है, कोई तस्कर बता रहा है, जबकि ये लोग यहाँ टीवी पर बैठे राजनीति खेल रहे हैं। ये समय राजनीति खेलने का नहीं है। हमारे समाज के साथ जो षड्यंत्र के तहत जो वहाँ पर दंगा हुआ है, जो लोगों को कत्लेआम किया गया है, समय है उस पर विचार करने का। जो इन्होंने विचार रखे, सरकार फेलियर हुई, इसमें हम भी सहमत है, सरकार फेलियर हुई। सरकार की इंटेलिजेंस नहीं थी। अगर सरकार के पास इंटेलिजेंस है, आई भी है, तो सरकार को पता होना चाहिए वह क्या होने वाला है। दूसरी बात, ये कोई एक मतलब कल कोई अचानक से ऐसा नहीं हुआ। ये षड्यंत्र बहुत पहले से बनाया हुआ था। जो पेट्रोल पंप के बम उन्होंने बना के रख रखे थे, जो 2 ट्रक पत्थर मंगवा कर रख रखे थे, वो किस लिए मंगवा कर रखे थे? इसका मतलब कोई ना कोई षड्यंत्र पहले से रचा हुआ था, ताकि ये यात्रा करने आएंगे और उन पर हम ऐसे पथराव करेंगे और उनको ऐसे इस प्रकार से घेर करके मारेंगे। आप लोगों को पहले से भनक थी या कल ही पता चला? अगर हमें पहले से भनक होती तो ऐसा ना होता। बाकी प्रशासन की गलती नहीं, प्रशासन नाकामयाब रहा, प्रशासन फेलियर रहा है। प्रशासन से परमिशन लेकर के यात्रा ये निकाली गई थी। हर साल यात्रा निकाली जाती है। पिछले साल इस यात्रा में 2300 पुलिसकर्मी लगाए गए थे, जबकि अब की बार जो एडीजीपी लाइंस ऑर्डर ने जो बताया कि 800 पुलिसकर्मी सिर्फ तैनात किए गए थे, लेकिन 800 पुलिसकर्मी भी कहीं नजर नहीं आए। और रहा सवाल नूह के एसपी की, इस बात का एसपी को पता था, नूह एसपी को, कि वो एसपी 2 दिन पहले छुट्टी लेकर चला गया। उस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो 2 दिन पहले छुट्टी लेकर के क्यों गया? और पुलिस प्रशासन वहां पे जो लगा हुआ था वो ना के बराबर था। और वहां पे कुछ दूसरे धर्म के लोग लगाए हुए थे जो वहां पे सीआईडी दे रहे थे। अब भाई वहां पे अब ये हो रहा है, उस वजह से ज्यादा दिक्कतें हुई है। और रहा सवाल ये कि वहां नल्लड़ मंदिर से जब वहां पे हमारे डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, उनका उद्बोधन होने के बाद उन्होंने अपने उद्बोधन में ये कहा है कि हम किसी यात्रा, किसी मजहब के खिलाफ नहीं निकाल रहे, हम भी भाईचारा चाहते हैं, हम भी चाहते हैं भाईचारा जुड़ा रहे। जैसे वो आदर सत्कार करें यात्रा का, हम भी उनका ऐसा ही करेंगे। उसके बाद जब लोग वहां से निकले हैं तो रास्ते में हमला किया गया है और औरतों ने भी हमला किया गया है। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, जितने भी थे दूसरे धर्मी लोग, सबने छत से पत्थर मारे हैं। और वहां पर गाड़ियों को बड़ी मुश्किल से महिलाओं को और बच्चों को निकाला और गाड़ियों में आग लगा दी। ऐसा जघन्य जो कल देखने को मिला, ऐसा आज तक हमने कभी नहीं देखा। और राजनीतिक क्षेत्र के जो लोग हैं वो राजनीति कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आज ये समय नहीं है। एक ने भी ये नहीं बोला, चाहे चौटाला साहब और चाहे हुड्डा साहब हो, कि अगर हमारी सरकार होती तो हम ये करते, उन विधर्म के साथ हम ये कार्रवाई करते। किसी ने नहीं बोला अब तक। सिर्फ मोनू मानेसर सबको दिखाई दे रहा, बाकी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मोनू मानेसर, क्या किसी के पास ये है कन्फर्म कि मोनू मानेसर पैसे लेता, वसूली करता है? ऐसा आरोप लगाने कुछ नहीं होता। और हम चाहते हैं सरकार उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। कल तो कुछ नहीं किया सरकार ने। अगर ये आधा घंटा पुलिस लेट पहुंचती तो वहां पे कई 100 लाशें भी मिलती, क्योंकि जो विधर्मी लोग थे पहाड़ियों पर, जैसे कारगिल की लड़ाई हुई थी, सेम उसी पैटर्न पर कल का ये जो इनका लड़ाई करने का तरीका था, जो गोलियां चलाने का तरीका था, पहाड़ के ऊपर से गोलियां चल रही थी। नीचे पुलिस पहुंची, पुलिस ने नीचे फायरिंग की, उन्होंने पहाड़ी के ऊपर से फायरिंग की है। काफी लोग हताहत हुए हैं। और ये 7 के आंकड़े बता रहे हैं ज्योति जी, ये आंकड़े तो कहीं ऊपर पहुंचेंगे। कई लोगों को तो पता नहीं उनकी डेड बॉडी कहाँ है। आज भी हमारा एक लड़का शहीद हो गया, एक पानीपत का लड़का शहीद हो गया, एक सफदरजंग में एडमिट है, उसका कुछ मतलब डॉक्टरों ने जवाब दे चुके, पता नहीं बचेगा नहीं बचेगा। एक रोहतक में एडमिट है। रेवाड़ी के 5-6 कार्यकर्ताओं को गोली लगी है, उनकी हालत ठीक है। 18 भिवानी के घायल हुए हैं, 5-6 गुड़गांव में घायल हुए थे। काफी गाड़ियां, 100-150 गाड़ियां फूकी गई है। गाड़ी के अंदर लोग थे, उनमें भी आग लगाई गई है। जैसे तैसे हम तो कल मौके पर थे, जैसे जान बचाई, जैसे जो स्थिति बनी हुई थी वो हम जानते हैं हमारे साथ क्या बीतती है। जैसे अगर मान लो आधा घंटा पुलिस ना जाए, वहां मैं पहले भी बता चुका कि इतनी लाशें बिछ जाती, गिनती नहीं आती। ठीक है, उस्मानी जी से उत्तर लेंगे हम। उस्मानी जी, क्या हुआ नूह में? आप कैसे देख रहे हैं पूरी स्थिति को? पहाड़ियों से बाकायदा गोलियां चलाई गई, पेट्रोल बम तैयार किए गए थे। एक वीडियो सामने आया कि जिसमें एक लाइन में, एक रो में काफी सारे सिलेंडर रखे गए थे।
वंदना जी कह रहे हैं काफी बड़े स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर बहुत सारे लोगों को टारगेट किए जाने की एक प्लानिंग की गई थी, षड्यंत्र किया गया था। मैडम इसमें पूरा सरकार का हाथ है, इसमें सिस्टम फेलियर की बात मत करो, इसमें पूरा सरकार का हाथ है। सिस्टम को चलाने का काम सरकार का होता है। और दूसरी बात ये कि मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि 45 FIR कर ली। FIR की गिनती याद है, 6 लोग मर गए, उनका कोई कुछ नहीं है गम, उनको मरते हैं मरने दो। 6 लोगों का एक बार भी आप देखेंगे इनकी वीडियो, उन्होंने जो बयान दिया है तो 45 FIR पता है, 70 लोग संदिग्ध है ये भी पता है, लेकिन 6 लोगों को मर चुके हैं उनका कुछ नहीं पता। 5 लोगों का आंकड़ा दिया गया है, ऐसा नहीं कि नहीं पता है। मैम सुन लीजिए, 2 होमगार्ड के जवान और 3 सिविलियंस हैं। ये आंकड़े ये अलग अलग हो सकते हैं सभी के। अभी तक जो पुष्टि हुई है हम उसकी बात कर रहे हैं। सुन लीजिए, हाँ वही मैं बता रहा हूँ। उन्होंने उनके बयान में आपने कहीं इस चीज का जिक्र नहीं सुना होगा, मौत कितनी हुई और उनके मैं सोच करता हूँ। दूसरी बात, नूह में दंगा हुआ, गुड़गांव में इमाम को मस्जिद में जिंदा जला दे, मस्जिद में आग लगा दी, वो कौन से आतंकवादी थे? उनका भी जवाब ले लेना। फिर वक्ता जी, आप एक इतने बड़े अपराधी को इतने बड़े नेता से जोड़ रही हैं कि राहुल गांधी होता। अरे भाई उनको भारत रत्न दो ना, मोनू मानेसर को बुला के। अगर उसने अच्छा काम किया तो उसको भारत रत्न दो। बिट्टू बजरंगी को भारत रत्न दो, जो खुलेआम चैलेंज दे रहा है कि तुम्हारा बहनों ही आएगा यहाँ। 2 लड़कों को जिंदा जला दिया गया, लोगों में दुख है, लोगों में आक्रोश है, और आप उनको धमकी दे रहे हैं वहां जाके। क्यों दे रहे हैं भाई? जब पुलिस को इस बात का भी पता था कि वो धमकी दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, क्या पुलिस प्रशासन को करनी थी या नहीं करनी थी? इसका मतलब शायद सरकार का कि आप कोई व्यवस्था मत करो, दंगा होने दो, होगा तो हमारी सरकार बची रहेगी, दोबारा सरकार आ जाएगी, क्योंकि दंगों से ये सरकार आती है, बिना दंगों के सरकार नहीं आ सकती। अगर मुस्लिम शब्द बीजेपी के डिक्शनरी से निकाल दो ना और पाकिस्तान, तो 100 साल तक भी बीजेपी की सरकार हिंदुस्तान नहीं आ सकती, क्योंकि दंगा कराएंगे, लोग भड़केंगे, दो समुदाय अलग अलग। अरे मुझे ये बताइए ना, कौन से बड़े नेता का बच्चा मरा है उसमें? किसी का नहीं मरा, किसी ने नहीं भेजा शोभा यात्रा में अपने बच्चों को, क्योंकि सबको पता था कि दंगा होगा, इन सबको पता था ये काम होंगे वहां। क्योंकि आज तक वाले ने लाइव जब दिखाया ना पत्थर फेंकते हुए, तो उसका कैमरा बंद कर दिया गया। बजरंग के लोगों ने उसका कैमरा बंद कर दिया कि इसको बंद कर, इसको लाइव नहीं दिखाना पत्थर फेंकते हुए। गाड़ियों में पत्थर भरे हुए थे, तलवारें लगती थी, हथियार लेके क्या शोभा यात्रा में करने गए थे आप? इससे पहले कितने सालों से शोभा यात्रा निकलती, आपको ही पता है। आज तक बताइए कोई दंगा हुआ हो तो शोभा यात्रा में किसी ने पत्थर फेंका हो, किसी ने गाली दी हो, किसी ने झगड़ा किया हो, किसी ने दंगा किया हो? एक भी शोभा यात्रा में दंगा नहीं हुआ आज तक। अभी कैसे हुआ? इसका कारण बताओ ना। इसका कारण मुख्यमंत्री जी है। मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रशासन कमाल कर रहे हैं आप, कमाल कर रहे हैं। बिल्कुल कमाल क्या है मैडम, मुख्यमंत्री जो लोग पत्थर फेंक रहे थे, जो लोग पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, जो सिलेंडर की लाइन, जिन लोगों, एक बार भी उनको गलत नहीं ठहरा रहे हैं आप। 5 सेकंड में अपनी बात पूरी कर देता हूँ। पत्थर फेंकने का नंबर ही क्यों आया? जब आपकी सुरक्षा व्यवस्था पूरी होती तो पत्थर फेंकने का नंबर ही नहीं आता। क्यों? आरोपी देश के नागरिक नहीं है क्या? केवल पुलिस के रोकने से ही रुकेंगे? खुद की कोई नैतिकता नहीं है? एक मिनट, भारत जब भड़काऊ बयान वीडियो वायरल हो रहे थे, भड़काऊ बयान के लिए पुलिस काम करने को है। भड़काऊ बयानों की आड़ में हिंसा को ठीक नहीं बता सकते आप। पुलिस को ऑर्डर कौन देता है? भड़काऊ बयानों के लिए कानून व्यवस्था है, पुलिस है काम करने के लिए। गृह मंत्रालय नहीं कि दंगई हमला बोल देंगे, बयानों के लिए पुलिस काम करेगी। मैडम ये बिल्कुल करेंगे बयानों के लिए। भड़काऊ बयान कोई देगा, पुलिस रोकेगी नहीं उसको। तो भड़काऊ बयानों की आड़ में आप हिंसा को ठीक ठहरा रहे हैं यहाँ पर बैठकर? मैडम ऐसा है, किसी बीजेपी के नेता के 2 बच्चे अगर जिंदे जला दिए जाते ना, तो उसको दर्द होता कि कैसे मरते हैं लोग, कैसे जिंदे जलाए जाते हैं। अगर बीजेपी के बच्चा कोई मस्जिद में, मंदिर में अंदर जिंदा जला दिया जाता ना, जैसे इमाम को जलाया गुड़गांव में जिंदा, तो इन लोगों को दर्द का एहसास होता है। इनका कोई नहीं मरता है, इनका कोई नहीं मरता है। आपको केवल लोहारू वाले डबल मर्डर दिख रहे हैं, आपको इनको कोई नहीं मरता, इनको कोई नहीं दिखता। ये आपस में लड़ा के लोगों को तमाशा देख रहे हैं। ये दोनों धर्म को आपस में लड़ा के तमाशा देख रहे हैं। इनको कोई दुख या कुछ नहीं है, इनको कोई हमदर्दी या कोई दुख नहीं है। ये तो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। इसके बाद आते हैं आपके पास। रेड्डू साहब, अभय चौटाला को क्यों लगता है कि ये सरकार की साजिश है? देखिए मैडम जी, बात ऐसी है, सबसे पहले तो मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से इस जघन्य जो ये कांड हुआ है इसकी बहुत बहुत हम निंदा करते हैं और लोगों से भी प्रार्थना करते हैं कि शांति बनाए रखें, शांति में अपना भाईचारा कायम बना करके रखें। जो हो चुका है
उसको खत्म करने का प्रयास करें और आगे कुछ ना हो उसके लिए भी निरंतर प्रयास रहना चाहिए सरकार की तरफ से भी और जनता की तरफ से। जिसके भी द्वारा शुरू किया गया, जिस दल के द्वारा शुरू किया गया, जिस समुदाय के द्वारा शुरू किया गया और जो ध्रुवी लोग थे वो सारे ही निंदनीय हैं, चाहे वो उस ग्रुप के हों और चाहे वो इस ग्रुप के हों। हर समाज में, हर समुदाय में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उग्र विचारों के होते हैं और वो उपद्रव करने के लिए आगे बहुत जल्दी आ जाते हैं। उन्हीं के कारण ये सब ऐसा हुआ, लेकिन इसको रोका जा सकता था। अभय सिंह चौटाला को ये जरूर लगा कि सरकार के कारण हुआ ये, लेकिन अभय सिंह चौटाला ने ये भी अपील बार बार की है कि भाई जो भी हो चुका है उस पर पानी डालने का काम करे और आपसी सद्भाव और शांति बनाने का प्रयास करे और इसको आगे ना बढ़ाए। ये भी अभय सिंह चौटाला ने निवेदन किया है। ये भी आपको बताना चाहिए था मैडम जी कि उन्होंने ऐसा भी निवेदन किया है। मैं फिर दोबारा निवेदन करता हूं कि इसको यहीं पर रोक ले और अपना सद्भाव बनाने का काम करें। लेकिन ज्योति जी, आपके भी भाव में सुन रहा हूं और समझ भी रहा हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं आपके प्रवक्ताओं से, सरकार के प्रवक्ताओं से, जब ये विवाद था, जब वो 2 लोगों को जलाया गया था गाड़ी के अंदर, गाड़ी भी जल गई, 2 लोग भी जल गए, उसके बाद वहां कहीं न कहीं मनमुटाव था लोगों में और उसके जो मुख्य आरोपी थे वो 3-4 दिन पहले एक वीडियो डालते हैं, वायरल करते हैं और उसमें बड़ी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है और उसको भड़काने का काम किया जाता है। चलो वो भी एक शरारती तत्व हो सकता है, मैं उसने ऐसा विचार अपना दे दिया और भड़काने के लिए विचार उसने दे दिया। अब प्रश्न यहां से आता है, अभय सिंह चौटाला ने सरकार की साजिश क्यों बताया? मुझे आप ये बताइए, जब 2-3 दिन पहले वीडियो वायरल हो जाता है और वो भी पहले से लोगों में गुस्सा भरा हुआ और फिर ऐसा वायरल और उनके घाव पर नमक छिड़कने के लिए वो वीडियो वायरल किया जाता है, उसी टाइम तुरंत प्रभाव से सरकार ने बयान क्यों नहीं दिया? प्रशासन ने ये बयान क्यों नहीं दिया कि इस तरह की वीडियो को निकालने वाले को हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे, उसको अरेस्ट करेंगे, और उसको अरेस्ट क्यों नहीं करके उसको अंदर डाला गया? हमें नहीं पता वो पहले दोषी है नहीं है, जांच का विषय है, लेकिन वीडियो वायरल जिसने किया उसको, आपको पता है माहौल बिगड़ सकता है, क्यों नहीं तुरंत प्रभाव से उसके ऊपर एक्शन लेकर के उसको सलाखों के पीछे डाल करके समाज को ये संदेश देने का काम सरकार की तरफ से क्यों नहीं किया गया कि ऐसा कुछ नहीं होगा और ऐसे शरारती तत्वों के साथ हम सख्ती से एक्शन लेंगे? उस व्यक्ति के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? नंबर 1 बात। नंबर 2 सवाल मेरा ये है ज्योति जी, अब वहां पर ऐसा विवाद हो सकता है, एसपी साहब छुट्टी पर चले गए और अब कहते हैं हम एसपी साहब के ऊपर भी एक्शन लेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, एसपी साहब को छुट्टी कौन देता है? कौन देता है एसपी साहब को छुट्टी? किससे वो छुट्टी लेते हैं? सरकार से लेते हैं। और सरकार को अंदेशा है कि वहां पर विवाद हो सकता है और जिस इलाके में अंदेशा है विवाद होने का, उसके एसपी की छुट्टी मंजूर करती है सरकार। एडीजीपी छुट्टी देते हैं। क्यों एडीजीपी सरकार के माध्यम से लेते हैं? नहीं लेते हैं। सरकार क्या एडीजीपी सरकार का आदमी नहीं है? क्या एडीजीपी को नहीं पता कि प्रशासन की जरूरत पड़ेगी? वो भी सरकार के हो गए। कमाल है। वंदना जी, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता, ये दुनिया सब जानती है। इसलिए दुनिया सब जानती है, मैं भी ये कह रही हूँ, दुनिया सब जानती है, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। आज बच्चा जानता है कि नूह में क्या हुआ, उसके पीछे कौन था, सब जानते हैं। इसके बाद इन बातों से लगता है कि सरकार ने जानबूझ करके खुला छोड़ दिया। देख लें। अगली तीसरा प्रश्न मेरा ये है, जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी वो भी पूरी तैयारी के साथ थी, उन्होंने भी अपने हथियार डंडों के साथ ट्रैक्टर ट्रॉलियां चला रखी थी और इन्होंने भी ट्रैक्टर ट्रॉलियां अपने लगा रखी थी और पत्थर इकट्ठे कर रखे थे। तो वो ऐसा क्यों किया गया? क्या उसकी भी नॉलेज नहीं थी? क्या सरकार के पास इतना भी तंत्र नहीं है कि वो इस तरह की इतने बड़ा एक षड्यंत्र किया जा रहा है तो उसके लिए वो उसकी जानकारी मिले? स्पष्ट रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो घटना घटी है ये प्रायोजित और सुनियोजित घटना हुई है। ये कोई अचानक नहीं हुई है, ये प्रायोजित भी है। मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं सुनियोजित है। तो इसको सरकार ये किसने स्क्रिप्टिंग की है? फिर इसकी मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं सुनियोजित है, आप भी कह रहे हैं सुनियोजित है, तो कौन गए इसके पीछे? की बात कर लो, मुख्यमंत्री जी की बात कर लो।
ज्योति जी, मुख्यमंत्री जी की बात का भी मैं बता देता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया अभी 44 FIR होगी और 70 जो है ना हिरासत में लिए गए सस्पेक्टेड पर्सन है। ठीक है, ये आंकड़ा है और इनको जो है ना बख्शा नहीं जाएगा। जब 6 महीने पहले फरवरी के महीने में 2 व्यक्तियों को बोलेरो गाड़ी में जिंदा जला दिया जाता है और वो आरोपी आज तक गिरफ्तार नहीं किए, उनके प्रति क्या एक्शन लिया? मुख्यमंत्री जी से मेरा सवाल है। दूसरा, कैथल में राजपूत और गुज्जर समाज में विवाद खड़ा हुआ और सरकार के विधायक चैलेंज के साथ उसका उद्घाटन कर देते हैं, महाराज सम्राट मिहिर महोत्सव जी की मूर्ति का अनावरण कर देते हैं। उनके ऊपर वहां पर क्या एक्शन लिया मुख्यमंत्री जी ने? मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, जब तक सरकार दोहरा नजरिया रखेगी, जब तक सरकार पक्षपात का नजरिया रखेगी, ऐसे ही उन्माद होते रहेंगे। नहीं, ये संदेश भी तो गलत जा रहा है ना डिबेट से। ये संदेश भी तो गलत जा रहा है ना। ये अब जो नूह में हुआ उसमें तो जो गलत है वो गलत है, जो गलत नहीं है वो गलत नहीं है। अब पुरानी घटनाओं से इसे जोड़ करके उस वक्त क्या किया था, तो अब क्या करें हम? नहीं, अब जो FIR की गई है क्या वो गलत की गई है क्या? अब जो लोगों को हिरासत में लिया गया कि आप ये कह रहे हैं लोहारू वाले मामले में नहीं लिया गया था तो अब हिरासत में ना लिया जाए। आपने कहा आप मेरा भाव समझ रहे हैं, लेकिन मैं आपका भाव नहीं समझ रही हूँ। पुरानी घटनाओं से जोड़कर क्या नूह की घटना को हम ठीक कह देंगे क्या? अब जो लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है क्या उनका बचाव हो सकता है क्या? हम इसमें पक्षपात करना ना करना ही कहां से आ गया? उस वक्त भी सरकार ने कहा गया था जो भी दोषी होगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। ज्योति जी आप सुनिए, ज्योति जी आप विस्तार से अपनी बात कह चुके हैं, आप अगली बार उत्तर दीजिएगा। अब आम आदमी पार्टी को मैं चर्चा में जोड़ लूं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं वो। सुखबीर तंवर जी, कल भी को शाबाशी कैसे दे दे हम? नहीं दे सकते। सरकार से तो जो सवाल बनता कि मैंने शुरुआत में पोपली जी से पूछा क्या ये नाकामी नहीं है, मैंने शुरुआत में ही पूछा क्यों इनपुट नहीं दी? जब शोभा यात्रा की मंजूरी दे रहे हैं तो क्यों नहीं तैयारी की गई? तो सरकार से जो सवाल पूछे जाएंगे वो पूछ रहे हैं हम सरकार से। देनी चाहिए थी सुखबीर तंवर जी, एसपी साहब को छुट्टी देना क्या सही कदम है? जिस प्रकार से मेवात में जो कल दर्दनाक हादसा हुआ, जिस प्रकार से दंगे हुए और उसके बाद जिस प्रकार से समस्त दक्षिण हरियाणा आज दुर्भाग्यपूर्ण तनाव में, इन सब की निंदा करते हुए सरकार से कुछ सवाल है। क्या खुफिया विभाग जो सीधा मुख्यमंत्री के अधीन आता है, क्या ये उसकी विफलता नहीं? क्या राज्य का गृह मंत्री और गृह मंत्रालय की विफलता नहीं? क्या पुलिस महानिदेशक और पुलिस विभाग की विफलता नहीं? और शोभा यात्रा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? और थाने में घुसकर तोड़फोड़ होना और आगजनी होना, ऐसा क्यों होने दिया गया? इसके अलावा शहर को जलाने और लूटने के बाद गोली चलाने का आदेश देना, क्या ये सरकार की विफलता नहीं? और मेवात जैसे धार्मिक रूप से संवेदन क्षेत्र में जिस प्रकार से लापरवाही बरती गई, निश्चित तौर पे सरकार शोभा यात्रा को सुरक्षा देने में और आम जन से जान और माल की सुरक्षा करने में पूर्णतः विफल रही है। और निश्चित तौर पर ये जिस प्रकार से इधर उधर की बात कर रहे हैं, मुझे तो शायर लुधियानवी साहब की 2 पंक्ति याद आती हैं। वो बात कह के मैं अपनी बात को विराम दूंगा। ये किसका लहू है, कौन मरा? धरती की सुलगती छाती से बेचैन सरारे पूछते हैं, तुम लोग जिन्हें अपना न सके वो खून के धारे पूछते हैं। सड़कों की जबा चिल्लाती है, सागर के किनारे पूछते हैं, ये किसका लहू है, कौन मरा? ए रहबर ए मुल्क ए कौम बता, ये किसका लहू कौन मरा? ये जलते हुए घर किसके हैं, ये कटते हुए तन किसके हैं? तकसीम के अंधे तूफान में लगते हुए गुलशन किसके हैं? बदबख्त फिजाएं किसकी हैं, बर्बाद नशेमन किसके हैं? कुछ हम भी सब सुने, हमको भी सुना। ए रहबर ए मुल्क ए कौम बता, ये किसका लहू कौन मरा? किस काम के ये दीन धर्म जो धर्म के दामन त्याग करे? किस तरह के ये देश भगत जो बसते घरों को खाक करे? ये रूहें कैसी हैं जो धरती को नापाक करे? आंखें तो उठा, नजरें को मिला, ए रहबर ए कौम बता, ये किसका लहू कौन मरा? जिस दीन के हाथों लाज लुटे उस दीन की कीमत क्या होगी? इंसान की जिल्लत से परे शैतान की जिल्लत क्या होगी? ए रहबर ए मुल्क ए कौम बता, ये किसका लहू है, कौन मरा? धन्यवाद।
चलिए, आपने अपनी बात कही। और वंदना पोपली जी, मुस्लिम स्कॉलर है हमारे साथ पैनल पर, वो सीधे शब्दों में ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान किए बिना बीजेपी सरकार नहीं बनाती। आपके विरोधी दलों के प्रवक्ता पैनल पर ये कह रहे, डिबेट में कहा कि आप लोग पक्षपात करते हैं। लोहारू में डबल मर्डर हुआ, उस वक्त आप लोगों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो वीडियो पोस्ट किए गए उस वक्त आप लोगों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। शोभा यात्रा की मंजूरी दी गई थी तो सुरक्षा की जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई? ये तमाम सवाल आपसे। देखिए, मैं उस्मानी जी की बात को भी सुन रही थी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने तभी एक कविता से सुना के धन्यवाद किया। वो भूल गए कि ये कितना सीरियस मामला है। ये कोई मंच पे वो यहाँ पर कविता नहीं पढ़ रहे थे, उनकी बात को भी मैंने सुना। यहाँ पर उस्मानी जी कह रहे थे कि ये सिर्फ और सिर्फ जो भाजपा की सरकार है उसको नहीं चाहिए है। ये सीरियस मामला, ये सीरियसनेस इस मामले की अगर आप इसको बाद में सुनेंगे तो आपने धन्यवाद किया, वो समझ आ गया, सीरियसनेस समझ आ गई, समझ आ गई। सुन लो, मैंने जो सवाल सुन लो। अभी तो और भी बौखलाना बाकी है, अभी मैंने बोलना नहीं शुरू किया, अभी कुछ याद भी दिलाना बाकी है। उनका जवाब दो। अरे मुझे इतना बता दो सुखबीर कंवर, मुझे इतना बता दो सुखबीर कंवर, सिर्फ इतनी सी बात बता दो। दिल्ली में एक पार्षद के घर से पेट्रोल पंप गिरे गए थे। पेट्रोल पंप जब गिरे गए थे तब वो किसका खून था? तब वो कौन मरा था? तब वो किसका खून था? तब वो कौन मरा था और किसकी जिम्मेवारी थी? उसका जवाब जरूर देना। पहले उसका जवाब देना। ज्योति जो बोली अपनी बारी में बोलने जितना मर्जी, बौखलाए नहीं। अभी तो बहुत लंबी बारी है, बहुत कुछ सुनना बाकी है। सुन लीजिए, चिल्लाइए मत ना, बौखलाइए मत ना। दिल्ली में पार्षद के घर से जो पेट्रोल पंप गिरा था वो किसका खून था? वो कौन मरा था? ये भी बता देना। वो किसका खून था? वो कौन मरा था? वो भी बता देना। दिल्ली में पार्षद बार बोलूंगी, यही बात बोलूंगी, जितना मर्जी चिल्ला लो। दिल्ली में जो पार्षद था उसके घर से पेट्रोल पंप गिरा था, वो किसका खून था? वो कंवर जी, आप साथ मत बोले। एक तो डिटेल ठीक है, आपने दिल्ली को लेकर जो कहा ठीक है, आपने आपकी बात आ गई है, आपने दिल्ली को लेकर जो कहना था। अब मेरे सवालों के उत्तर पर भी आ जाइए। नहीं सुखबीर कंवर जी, आप साथ बोलेंगे, चर्चा नहीं हो पाएगी। समय कम है, विषय बहुत बड़ा है। ये लोग कह रहे हैं कि लोहारू में जो हुआ 5 से 6 महीने से जो हो रहा था, उसके बाद वीडियो पोस्ट करके जो तनाव फैलाया गया, शोभा यात्रा की मंजूरी दी गई, तो कहां गया सिस्टम? क्यों नहीं तैयारी की गई? और क्यों इसे विरोधी दल ना कहे कि ये सरकार की नाकामी है? ज्योति, मुझे दिल्ली के बारे में कुछ नहीं कहना। जो आज मुझे कहना है, नून के बारे में कहना है, मेवात के बारे में कहना है, मेरे हरियाणा के बारे में कहना है। अभी उस्मान जी कह रहे थे कि जो शोभा यात्रा में लेकर आए थे, तलवारें लेकर आए थे, पत्थर लेकर आए थे। फोटोज में, वीडियोज में हमने देखा किस प्रकार से छतों से पत्थर बरसाए जा रहे थे। शोभा यात्रा के लोगों के घरों पे नहीं गए थे पत्थर लेकर और तलवारें लेकर। जो पत्थर आ रहे थे ऊपर से आ रहे थे, जो आग जलाई जा रही थी वो बाहर के लोग जला रहे थे गाड़ियों में, वो हम सब ने देखा था। अगर कोई बोल रहा है तो कृपया करके, मुझे लग रहा है इको हो रही है या कोई और बोल रहा है तो कम से कम मेरी बात सुनिए। जहाँ तक सरकार की बात यहाँ पर कही जा रही है कि सरकार के पास जो इनपुट नहीं था, बिल्कुल कहीं ना कहीं लैप्स से तभी ये कामयाब हो गए, नहीं तो ये कामयाब नहीं होते, आज ये डिबेट भी ना हो रही होती। लेकिन ये ध्यान रख लेना, किसी को नहीं छोड़ेंगे। और ये जो बयान गए हैं ना, अभी जो बहुत सारे बयान भी आने वाले समय में, वो भी पता चलेगा कि किस किस ने क्या क्या बयान दिए थे, किस किस ने भड़काया और किस किस ने क्या किया, वो सब आपके सामने आएगा। हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं हैं, इस चीज का ध्यान रखिए। यहाँ पर बड़ी बातें करी जा रही है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं, नेलो के प्रवक्ता भी कह रहे हैं। जब ये कहा जाता था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, तब इन्होंने क्या कहा? आज तो चलो ये कुछ कह ही नहीं रहे, तब इन्होंने क्या कहा? सत्तन से जुदा वाली बात थी, तब इन्होंने क्या कहा? हर जगह राजनीति नहीं देखी जाती भाई साहब, सरकार को घेरने के बहुत समय मिलेगा, कम से कम अपने भाइयों के साथ आज खड़े हो जाओ। वो कौन से दंगाई थे, उनके अगेंस्ट एक्शन के लिए आप क्यों नहीं बोलते? आप कहते सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाएगा, 10 बार करिए। हम जवाब देने के लिए बैठे, यहाँ पर जवाब देंगे, लैब से तो भी हम बता रहे हैं, लेकिन ये भी बता रहे हैं कि छोड़ेंगे हम नहीं। लेकिन आप साथ नहीं खड़े हैं, ये भी इतिहास याद रखेगा, ये भी हरियाणा की जनता याद रखेगी, आप किस साइड में खड़े हैं, ये सबको पता है। आप पिछले उत्तर में कह रही हूँ, मेवात की जो सिचुएशन है वो आज की नहीं है, ये हम सब जानते हैं। जस्टिस
जो दीपक है उनकी एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने बताया था किस प्रकार से 500 गांव में से 103 गांव हैं वो हिंदू विहीन हो गए हैं। 84 गांव ऐसे हैं जहाँ पे 3 या 4 परिवार बचे हैं। वो किस प्रकार की स्थिति है, उन्होंने तो बहुत कुछ और कहा था मैं, लेकिन आज किसी भी भड़काऊ बात चलिए समय कम है, संक्षिप्त में अपनी बात कहते हुए सभी। मेहताब जी बोल सकते हैं, उनको अपने लोगों को बचाना हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो मरे थे वो भी अपने थे। रविंद्र ढूल जी से मैं एक प्रश्न पूछ रही हूँ। ढूल साहब, पोपली जी ने पिछले उत्तर में कहा, ठीक है मैडम आपकी बात पूरी हुई। यहाँ पर मामन खान का जिक्र किया और कल से लगातार मामन खान का जिक्र हो रहा है। रविंद्र ढूल जी, तो क्या जो विधानसभा में कहा गया वो भड़काऊ नहीं था? क्या तो रहा हूँ आपको, कोई भी व्यक्ति हो, मैंने किसी का नाम को स्पेसिफिक लेने की आवश्यकता ही नहीं। कोई भी व्यक्ति हो जिसके कारण से, जिसके किसी भी बयान के कारण से कोई भी इंस्टिगेशन हुई है, मैं कहता हूं कि उस व्यक्ति को पूरी तरह से उसके करे की सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो हमारी पार्टी से हो चाहे वो किसी की पार्टी से हो। शांति प्रक्रिया जो है बनाए रखें, शांति का प्रयास लगातार सरकार के द्वारा भी किया जाना चाहिए। जनता से हमने अपील की है और हम दोबारा फिर अपील करते हैं कि कृपया करके शांति बनाए रखें। एक जिस प्रकार का घटनाक्रम है, ये निंदनीय घटनाक्रम पहली बात तो होना नहीं चाहिए था। हरियाणा की टेंडेंसी इस प्रकार की चीज है नहीं। ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उसके बाद में इस तरह के क्लैशेस जो है हरियाणा ने देखे। इससे पहले हरियाणा में इस तरह की चीजें नहीं होती थी। कृपया करके आप इस बात को समझे। नहीं, कुछ नहीं। हमें पता है 2013 में जिस तरह फसल काटी गई थी मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान, उसी प्रकार की फसल काटने का एजेंडा है और कुछ नहीं है। हमें पता है, कहने की आवश्यकता नहीं है, हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं है इस बात को। फसल काटने का एजेंडा है, सिर्फ फसल काटने का एजेंडा है और कुछ नहीं इसके अलावा, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। ठीक है, कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे आप सरकार के पास में प्रशासन है, सरकार के पास में एजेंसीज है। जानबूझ करके प्रशासन को कमजोर किया गया, जानबूझ करके पुलिस व्यवस्था कम रखी गई ताकि दंगा भड़के। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें पता है सुनियोजित है, क्योंकि सुनियोजित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा तो किया गया होगा। ठीक कह रहे हैं, सुनियोजित है, मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन मेरी बात काटने से बात नहीं, मेरी बात काटने से बहन जी बात नहीं, मेरी बात काटने से आप अपनी इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते। आप अपनी बात को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं मेरी बात काटने से। ये ऐतिहासिक फैक्ट है कि 2014 से पहले हरियाणा के अंदर कभी भी कोई छोटे-छोटे आंसर सभी के अभी। ये ऐतिहासिक फैक्ट है, आप कितना भी बोलिए। रविंद्र जी, अजीत सिंह जी, अभी आपने उस्मानी जी को सुना। कल रात एक धार्मिक स्थल को निशाने पर लिया गया। आज भी पलवल से भी तस्वीरें सामने आई, कहीं आगजनी, कहीं तोड़फोड़। गुरुग्राम के बादशाहपुर की बात करें, सोना की बात करें, पटौदी चौक की बात करें, अलग अलग जगहों से तोड़फोड़ और आगजनी की तस्वीरें सामने आई हैं। किसी भी पक्ष की ओर से आगजनी किया जाना, तोड़फोड़ किया जाना, क्या ये सही है? या किसी धार्मिक स्थल को टारगेट किया जाना? तोड़फोड़ करना, आगजनी करना बिल्कुल गलत है। मेहताब उस्मानी ने एक बार भी ये नहीं बोला जो बेवाद वो गलत हुआ है। इनके बच्चे जो पेट्रोल बम बनाते हैं, इनकी जो टेंडेंसी है वो ये है, ट्रक लाद करके पत्थरों के भरे जाते हैं ताकि जनता पर पथराव किया जा सके। जब हम यहाँ से गए थे, न्यू बस स्टैंड के सामने रोड जो हाईवे है उस पर पत्थर डाले हुए थे। किसी प्रशासन की नजर किसी की नहीं गई और किसी भी मुस्लिम समाज में भी सामाजिक लोग हैं उनकी भी नजर नहीं गई उसके ऊपर कि ये पत्थर क्यों डाले हुए हैं। ये तो कह रहे कि आप लोग भी हथियार लेकर गए थे, गाड़ियों में पत्थर थे। अगर हमारी शोभा यात्रा में शामिल लोग भी पत्थर लेकर गए थे। जो कोई पत्थर अगर साबित कर दे तो जो सरकार सजा दे, जो ये बैठे हैं नेता लोग, जो ये सजा दे मंजूर है। अगर कोई एक पत्थर भी ले गया हो तो क्या पत्थर लेकर जाएंगे गाड़ियों के अंदर? इनको शर्म आनी चाहिए बात कहते हुए। पत्थर भी उन विधर्मियों के पास तो उनकी छत पर पत्थर रखे हुए थे, उन्होंने 2 ट्रक पत्थरों के मंगवाए इस चीज के लिए। और महिलाओं ने पत्थर फेंके, बच्चों ने पत्थर फेंके। उस्मानी जी, अपने समाज को संभालो अगर राजनीति करनी है तो और सामाजिक बनना है तो। जो अत्याचार वहां पे हुआ है, जवाब दे दो आपकी बात का, जवाब दे दो। जवाब देना मेरी सुनने के बाद। आपने एक बार भी नहीं कहा गलत किया है,
जवाब दूंगा जवाब आपको दे रहा हूँ ना। आपके मुख्यमंत्री ने नहीं कहा 6 लोगों की मौत के लिए मुख्यमंत्री, आप अपनी बात करते हो। आपके मुख्यमंत्री तक नहीं, वो मुख्यमंत्री आपका भी है। 6 लोग मर गए, आपके मुख्यमंत्री चुप बैठे हैं। मुख्यमंत्री तुम्हारा भी है, वो सारे प्रदेश का मुख्यमंत्री है। हमने मुख्यमंत्री सुबह के मुख्यमंत्री होना चाहिए था। हमने मुख्यमंत्री को धमका नहीं दिया। जब अगर आप धर्म की बात करते हैं तो सोना में हुआ माफी की तोड़ फोड़ हुई, गुड़गांव में मस्जिद में आग लगा दी, इमाम को जिंदा जला दिया, कौन थे वो लोग? अरे पहले दिन के कौन से धर्म के थे वो? दिन के दृश्य को याद कर ले पहले। जो दिन में दृश्य वो उसको देखो पहले। धर्म बताइए ना आपको, जो दिन में हुआ है ना, उस दृश्य को देखो जहाँ वो आतंकवादियों ने पथराव किया है। आपको शर्म नहीं आती है? कहते हो कि बच्चे पेट्रोल पंप बना रहे हैं, आप मुझसे कह रहे हैं कि पत्थर भर रहे। अरे आप अगर कोई बच्चा पेट्रोल पंप बना दे, मैं आप जो सदक हो, मैं तैयार हूँ लेने के लिए। आप घुमा फिरा के धर्म में जोड़ देते हो आपको। अरे ये तो नहीं कहते कि दंगे में जो निर्दोष लोग मरे हैं उनके घर वालों का सुख आपने एक बार व्यक्त किया? क्या आपने सुना कभी शराब? कोई शराब नहीं है, उसने कभी पेट्रोल पंप बनाया क्या? मैंने सबसे पहला मेरा सेंटेंस ये था कि मैंने कहा जो 6 लोग मरे उनका दुख नहीं जताया मुख्यमंत्री ने। मेरा सेंटेंस मुख्यमंत्री की ओर से दुख जताया गया कि आप बाइक सुनिए पहले तो बाइक सुनिए। ये भी कहा गया है कि हम जिनकी जान गई है सरकार उनके साथ खड़ी है, बाकायदा आर्थिक मदद भी दी जा रही है, आर्थिक मदद भी दी जा रही है। आप इस बात पर ना अटके रहें। आप निंदा करेंगे कल जो हुआ उसकी। जो धार्मिक स्थल में आग लगाई गई वो भी गलत है, दुकानों में तोड़फोड़ हुई वो भी गलत है, लेकिन नूह में जो हुआ वो भी बहुत गलत है। मैडम हमने हाथ जोड़ के अपील की कि इन नेताओं के भड़काओ में मत आओ, ये पेड वर्कर है, इनके भड़काने से मत आओ। दोनों समुदाय से हाथ जोड़ के अपील की है। अब तक अभी 3-4 चैनलों में था, मैं सबसे हाथ जोड़ के अपील की। तुमने किसी ने राजनीति कर रहे खाली, ये राजनीति कर रहे खाली। नहीं, तुमने किसी ने अब तक ये कहा, घुसाएंगे तुमने किसी को ये कहा अब तक आर्थिक मदद मिलनी चाहिए और मामन खान के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई अब तक? जो मामन खान विधानसभा में खड़ा होकर कहता है, कहा तुमने कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसको अंदर डालो, मामन खान को अंदर डालो। नहीं, मामन खान को अंदर डालो ना, जो उसने भड़काया पब्लिक को। अगर कार्रवाई करने के बाद जब उसने बयान दिया था, ये मामन खान का हुआ है। चलिए चर्चा को आखिरी कमेंट कर ले जाते हुए रेणु साहब आखिरी कमेंट आपका। देखिए एक तो शांति बनाए रखें, ये भी बहुत जरूरी है। जो लोग दोषी हो उन पर कार्रवाई हो, ये भी बहुत जरूरी है। रेणु जी। बिल्कुल ज्योति जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा, वहाँ के सभी समुदाय के लोगों से बिल्कुल हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, हमारे शांति प्रिय हरियाणा प्रदेश को शांति प्रिय रहने दें और इसको और आगे ना बढ़ाएं और आपस में सौहार्द दोबारा से फिर बनाने का काम करें। और इसके साथ ज्योति जी बिल्कुल क्लियर कट हम ये भी कहना चाहेंगे, जो भी दोषी है उसको सख्त से सख्त सजा जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि जब तक दोषी को सजा नहीं मिलेगी तो कोई उदाहरण पेश नहीं होगा और लोगों के मन का जो भय है वो खत्म यदि हो जाएगा शासन और प्रशासन का, तो फिर इस तरह के उन्मादी लोग, मैं ये भी मानता हूं कि दोनों हर वर्ग में, हर जाति में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह के विचारधारा रखते हैं। जब तक उनको सबक नहीं मिलेगा तो दूसरे लोग भी शांत नहीं बैठेंगे, उनको भी सबक मिलना जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात देखिए ज्योति जी, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई किसकी तरफ से गलती थी किसकी तरफ से नहीं थी। जिन लोगों ने पत्थर फेंके, मैं एक मिनट यदि मैं इस बात को मान लेता हूं कि भाई इन्होंने एक समुदाय ने विशेष तैयारी करके ऐसी घटना घटने का काम किया है, मैं ये मानता हूं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया उसकी भी तो जांच होनी चाहिए। उनके मन में ऐसा जो ना असंतोष क्यों आया जो ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर हुए, उसकी भी जांच हो और उनके मन के इस तरह के शक को भी दूर किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। उनकी मनसा है इस टाइप की, उनकी मनसा पीड़ क्या इतना बड़ा दिल दिखा रही है कि वो क्यों मजबूर हुए? हरियाणा की जनता देख रही है उन्होंने क्या सोचा, क्यों किया? क्या हिंसा को भी महिमा मंडित किया जा सकता है? क्या हिंसा फैलाने वालों की जगह खुद को रख कर देखेंगे कि वो क्यों मजबूर हुए हिंसा करने को, गाड़ियां फूकने को, आगजनी करने को? हम महिमा मंडित नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं आखिर कुछ भी हुआ हो रेणु साहब, हिंसा को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। कोई कितना भी मजबूर हुआ हो, गाड़ियां जलाने को, पत्थरबाजी करने को, पुलिस वालों पर हमला करने को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। कोई भी परिस्थिति रही हो, कानून का शासन के देश में। नहीं करते, कानून हाथ में लेने का किसी को हक नहीं है। हक तो उनकी परिस्थितियां समझे, आप ये सजेस्ट कर रहे हैं उनको। सुखबीर तंवर जी का आखिरी कमेंट, वंदना जी सुनिए आप। निश्चित तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और सरकार की विफलता है। इस प्रकार से केंद्र और भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार मणिपुर में विफल रही
उसी तरह से हरियाणा में भी विफल है। मैं प्रदेश के लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि शांति का ध्यान दे, शांति बनाए, हरियाणा की प्रगति में अपना योगदान दे। पोपली जी, हालांकि समय नहीं, लेकिन कब तक हालात सामान्य हो जाएंगे, क्या कर रही है सरकार? देखिए, हालात तो बहुत हद तक सामान्य हो चुके हैं और लगातार सरकार नजर बनाए हुई है। और मैं आपके चैनल पे फिर से एक बार आश्वासन देना चाहती हूँ, किसी भी दंगाई को छोड़ा नहीं जाएगा। हाँ, बात अलग है कि जो यहाँ पर सभी लोग बैठे, कम से कम जो पार्टियां हैं वो इस पे राजनीति ना करें। यहाँ पे हरियाणा प्रदेश की जनता आप सभी को देख रही है कि आप सब क्या कर रहे हैं। चलो, बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो नूह में हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है, इसे लेकर हमने चर्चा की और इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।